हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी ट्रैक पर। आज हम देखेंगे BSOC 131 के समाजशास्त्र का परिचय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम इंडिया में बैन हो चुका है, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है ना। वहाँ जाके आप लोग उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ जाके आप मुझसे कोई भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता हूँ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियाँ क्या हैं, चर्चा कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन या परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन सिर्फ ये लिखना नहीं है, लाइक ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि आपको परिचय के तौर पर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। 2-3 लाइन 4 लाइन आप जितना भी लिख सकते हैं। और इसे लिखना कैसे है, जैसे समाज के बारे में थोड़ा सा बताना है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य करती हैं, ठीक है ना। जो विभिन्न संस्था काम करती है, अब वो इन्हीं संस्थाओं को क्या कहते हैं, इन्हीं संस्थाओं को कहते हैं एजेंसियाँ। अब सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है। देखो, सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमों के अनुसार चलाती है, ठीक है ना। इसे ही सामाजिक नियंत्रण कहते हैं, ठीक है ना। जो सामाजिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जो समाज है वो क्या करता है, लोगों को क्या करता है, नियमों के अनुसार चलाता है, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परिवार। परिवार क्या है। परिवार सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहली और महत्वपूर्ण एजेंसी है। ये भी एक एजेंसी ही मानी जाएगी, ठीक है ना। ये एक एजेंसी है जो पहली एजेंसी के रूप में इसे हम मानेंगे, ठीक है ना। ये क्या करता है, परिवार बच्चों को अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम धर्म। धर्म क्या है। धर्म व्यक्ति को अच्छे और बुरे कार्यों का ज्ञान कराता है। क्या होता है, अच्छे और बुरे में, ठीक है, बुरे में फर्क बताता है। क्या बताता है, धर्म बताता है, ठीक है। धार्मिक विश्वास और नैतिक शिक्षाएं लोगों को सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये भी एक तरह की क्या हो गई, हमारी एजेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शिक्षा। शिक्षा क्या है कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, यानी कि जो व्यक्ति है उसके बिहेवियर के बारे में बताती है, बिहेवियर के लिए काम करती है तथा उसे सामाजिक नियमों और कर्तव्यों की जानकारी देती है। विद्यालय सामाजिक अनुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कानून और राज्य। राज्य कानून के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। जो राज्य है वो क्या करता है, कानून के जरिए व्यवस्था को कायम रखता है, ठीक है ना। व्यवस्था कायम रखता है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, कानून के दायरे में सारी चीज़ें हों, ठीक है ना। कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देकर समाज में नियंत्रण स्थापित करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम क्या है, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। जनसंचार माध्यम के अंदर आप हर चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो जो भी आप वो लिख सकते हैं जनसंचार के माध्यम के अंदर। जैसे हमारा टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी जनसंचार के माध्यम होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम निष्कर्ष, जो आपको इसके पूरे क्वेश्चन का निचोड़ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे, फास्ट समझेंगे ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आप लोगों को समझने में आसानी हो। सेम मीट द्वारा प्रतिपादित स्व विकास के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। मीट एक बंदा था, उसके द्वारा जो प्रतिपादित स्व विकास के सिद्धांत की चर्चा करनी है, हमें बताना है कि स्व विकास क्या है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय, कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने स्वयं यानी सेल्फ के विकास को सामाजिक अंत क्रियाओं का परिणाम माना। कौन था, इसका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। इसका जो है पूरा नाम था। इसने स्वयं यानी कि सेल्फ के ऊपर इसने अपनी बातें रखी
उनके अनुसार व्यक्ति समाज के संपर्क में रहकर अपना व्यक्तित्व विकास करता है। जब सेल्फ जो सेल्फ वाली बात है, जो सेल्फ स्वयं विकास की बात है, वो समाज में रहकर करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्व विकास का अर्थ क्या है। स्व विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में समझ विकसित करता है। ठीक है ना। व्यक्ति अपने बारे में समझ विकसित करता है। ठीक है। वह बिना समझे, ठीक है, समझ विकसित करता है। ये समाज के साथ निरंतर संपर्क से उत्पन्न होता है। समाज के संपर्क में रहकर। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट अनुकरण व्यवस्था यानी इमिटेशन स्टेज। अब ये क्या है कि इस अवस्था में बच्चा दूसरे की गतिविधियों की नकल करता है। ठीक है ना। जो बच्चा होता है वो किसी को देखकर उसकी नकल करता है। ये तो सीखता है बच्चा। वह बिना समझे माता पिता और आसपास के लोगों के व्यवहार का अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है यहाँ पे नकल। ठीक है। खेल अवस्था, इस अवस्था में बच्चा, ये वाला है प्ले स्टेज, इस अवस्था में बच्चा विभिन्न भूमिकाओं को अपनाने का प्रयास करता है। वह शिक्षक, डॉक्टर या माता पिता जैसी भूमिकाएं निभाकर सामाजिक व्यवहार सीखता है। यानी कि इस स्टेज में क्या करता है, जो बच्चा है वो कभी कुछ बन गया, कैरेक्टर्स अपनाता है। ठीक है। वो हर तरह के कैरेक्टर बनने की कोशिश करता है और समाज से जुड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम खेल प्रतियोगिता अवस्था। इस अवस्था में बच्चा एक साथ कई लोगों की भूमिका और नियमों को समझने लगता है। इससे उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक साथ क्या करता है, बच्चा हर तरीके की चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। आई और मी की अवधारणा। मिट के अनुसार आई व्यक्ति की व्यक्तिगत और स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जबकि मी समाज की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों मिलकर व्यक्ति के स्वयं का निर्माण करते हैं। आई क्या होता है कि मैं ही मैं हूँ, और मी जो है वो समाज के ऊपर काम करता है कि समाज उसे किस नज़रिए से देखता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिद्धांत का महत्व क्या है। इस सिद्धांत का महत्व क्या है। ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो उसका बिहेवियर है, समाज से अलग नहीं है। सामाजिक संबंध स्वयं विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। जो समाज है वो सेल्फ की भूमिका में एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो निभाता है। और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की मुख्य चिंताओं का वर्णन करें। ठीक है। सबसे पहले सिंपल इंट्रोडक्शन, परिचय कैसे देना है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। ये भी जो व्यवहार अध्ययन करता है और मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। लेकिन उनका दृष्टिकोण और अध्ययन क्षेत्र अलग अलग होता है। मतलब कि इनके जो तरीके हैं, यानी इन दोनों के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन करते इसी का है। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समाजशास्त्र की मुख्य चिंताएं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, समूह और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है किनका करता है, समाज का, सामाजिक संबंध, समूह, संस्था, इन सब का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसका मुख्य ध्यान समाज और सामाजिक व्यवस्था पर होता है। मनोविज्ञान की मुख्य चिंताएं क्या है। मनोविज्ञान किन किन की कहते हैं अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक व्यवहार, भावनाओं, विचारों और व्यक्तियों का अध्ययन करता है। ये व्यक्ति के आंतरिक अनुभव को समझने का प्रयास करता है। ठीक है ना। समाजशास्त्र क्या करता है, समाजशास्त्र समाज से जुड़े तरीके से मानव को समझने की कोशिश करता है, और मनोविज्ञान मानव के अंदरूनी तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है। जैसे उसका दिमाग के तरीके से, भावनाएं, विचार कैसे हैं, उसका व्यक्तित्व, उसका बिहेवियर कैसा है, उस तरीके से समझने की कोशिश करता है। कौन करता है, मनोविज्ञान। दोनों विषयों का संबंध क्या है। दोनों विषय मानव व्यवहार को समझने में एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है। सामाजिक और मानसिक दोनों कारक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दोनों में अंतर क्या है। अंतर देखेंगे कि समाजशास्त्र समूह और समाज पर केंद्रित है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति पर केंद्रित है ना। समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है, समाज पर केंद्रित है, ये समाज पर है। लेकिन ये क्या है, ये मानव पर केंद्रित है। ठीक है, मनोविज्ञान। और लास्ट में है निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। संदर्श समूह क्या है, उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो करते हैं स्पष्ट।
सबसे पहले परिचय देंगे। व्यक्ति अपने व्यवहार, विचार और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए अक्सर किसी विशेष समूह को आदर्श मानता है। ऐसे समूह को संदर्श समूह कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि जब जो व्यक्ति है अपने व्यवहार, विचार, लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए अक्सर किसी विशेष समूह को आदर्श मानता है, मतलब कि किसी एक ग्रुप को आदर्श मानता है कि मुझे ऐसा बनना है, उसी को क्या कहते हैं, समूह को संदर्श समूह कहा जाता है। संदर्श समूह का अर्थ क्या है? संदर्श समूह वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करता है। जैसे मान लो मैं किसी से प्रेरणा प्राप्त कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए संदर्श समूह हो गया। जैसे किसी का ग्रुप है, किसी दोस्तों का, तो मैं सोचता हूँ कि वैसा ग्रुप बनना है या उसके अंदर जुड़ना है, तो वो मेरा संदर्श समूह कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संदर्श समूह की विशेषताएं क्या हैं। यह व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को प्रभावित करता है। व्यक्ति उस समूह का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है ना। संदर्श समूह के प्रकार क्या हैं? सकारात्मक संदर्श समूह प्रेरणा देता है, जबकि नकारात्मक संदर्श समूह ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति दूरी बनाना चाहता है ना। कुछ समूह ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसे समूह में जुड़ना ही नहीं है और दूसरे समूह में जुड़ना है जो अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। इसमें होते हैं नकारात्मक और सकारात्मक, दो तरह के समूह होते हैं। उदाहरण, एक छात्र सफल प्रशासनिक अधिकारियों को अपना आदर्श मानकर यूपीएससी की तैयारी करता है। यहाँ अधिकारी उसका संदर्श समूह है। ठीक है ना। जो अधिकारी है वो क्या हो गया, संदर्श समूह हो गया। महत्व क्या है कि संदर्श समूह व्यक्ति की आकांक्षाओं और व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। यह सामाजिक विकास में भी सहायता करता है। और निष्कर्ष, आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निर्जातीय केंद्रीकृत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली होते हैं। कई बार लोग अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृति से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, जिसे निर्जाति केंद्रीकृत कहा जाता है। मतलब कि अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना ही निर्जाति केंद्रीकृत होता है, मतलब अपने आप को केंद्र में रखकर। इसका अर्थ क्या है निर्जातीय केंद्रीकृत का? निर्जातीय केंद्रीकृत वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज को सबसे अच्छा मानता है। वह अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन और अपनी संस्कृति के आधार पर करता है। यानी कि हमारी संस्कृति में ये अच्छा है, इनकी संस्कृति में ये बुरा है, इस तरीके से वो मूल्यांकन करने लगता है। प्रमुख विशेषताएं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि दूसरों से अच्छा समझना। ठीक है, अच्छा समझना। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रति गहरा लगाव रखता है। वह अपनी परंपराओं और मूल्यों को श्रेष्ठ मानने लगता है। ठीक है, वह दूसरे के जो संस्कृतियां हैं उनका मूल्यांकन करने लगता है। ये क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। सकारात्मक पक्ष क्या है इसका कि यह समूह में एकता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है इसके अंदर कि हमारा ही जो संस्कृति है वो सबसे ऊंची है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी होता है। जिसका सकारात्मक है उसका नकारात्मक पक्ष होना अनिवार्य है। अत्यधिक निर्जातीय केंद्रीकृत अन्य संस्कृतियों के प्रति पूर्वग्रह और भेदभाव को जन्म दे सकता है। यानी कि दूसरे जो संस्कृति है उससे घृणा पैदा होने लगती है अपने कहते हैं संस्कृति के लोगों को के अंदर। इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी भाषा या धर्म अन्य सभी से श्रेष्ठ है, तो यह निर्जातीय केंद्रीकरण का उदाहरण है। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक विशेष क्षेत्र के रूप में सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव का पता लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हमें इंट्रो देना है। इंट्रो देंगे, कैसे देंगे? सामाजिक मानव विज्ञान मानव समाज और उसकी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, जो सामाजिक जो है वो मानव विज्ञान और मानव समाज और उसकी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ है। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान ये क्या है? ये मानव का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव विज्ञान का अर्थ क्या है? ये वाला पॉइंट है कि सामाजिक मानव विज्ञान विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना, संस्कृति और संस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? संरचना, संस्था, संस्कृति, इन सब का अध्ययन करता है। उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या है कि उपनिवेशवाद के दौरान यूरोपीय देशों का संपर्क अनेक जनजातीय समाजों में हुआ। इससे इन समाजों के व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। उपनिवेशवाद यही होता है कि जब किसी दूसरे देश का हमारे किसी एक देश पर
कब्जा हो या प्रभुत्व हो, उसे उपनिवेशवाद का प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों का विकास हुआ। इससे मानव समाज के अध्ययन को अधिक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ बनाया गया। जनजातियों और जनजातीय समाजों का अध्ययन। प्रारंभिक मानव वैज्ञानिक ने जनजातीय समुदायों के जीवन, संस्कृति और सामाजिक संबंधों का गहन अध्ययन किया। इससे इस विषय का विस्तार हुआ। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें हर तरीके के मानव का, हर तरह के समाज का, हर तरह की संस्कृति का अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रमुख विद्वानों का योगदान। मेलोनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रीचर जैसे विद्वानों ने सामाजिक मानव विज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं इनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। थोड़ा अच्छे से लिखूँगा ताकि आप लोगों को समझ में। ठीक है, ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने क्या किया कि मानव विज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समुदाय की संकल्पना क्या है? इसके मूल तत्वों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह विभिन्न समुदाय में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वह क्या करता है? समुदाय में रहकर जीवन व्यतीत करता है। समुदाय सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है। जो समुदाय है वह एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। समुदाय का अर्थ क्या है? समुदाय उन लोगों का समूह है जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं तथा जिनमें समुदाय भावना पाई जाती है। ठीक है, समुदाय एक है जहाँ पे लोग एक समुदाय में, एक समूह में होकर निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, उसे ही समुदाय कहते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र क्या है? समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ उसके सदस्य निवास करते हैं। यह गांव, नगर या किसी अन्य क्षेत्र के रूप में हो सकता है। समुदाय भावना, सामुदायिक भावना क्या है कि समुदाय के सदस्यों में अपनत्व, सहयोग और एकता की भावना होती है ना। इनमें एकता, सहयोग, एकता की भावना देखने को मिलती है। सामान्य हित, समुदाय के लोगों के कुछ सामान्य हित होते हैं और आवश्यकताएं होती हैं। वे मिलकर इन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। जो लोग समूह में होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर सहायता करते हैं और उनका सहयोग करते हैं। सामाजिक संबंध, समुदाय के सदस्यों के बीच नियमित सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध सहयोग और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होते हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होता है। समुदाय का महत्व, जब समुदाय व्यक्ति को सुरक्षा, पहचान और सामाजिक सहयोग प्रदान करता है। ये सामाजिक विकास का आधार भी बनता है। और लास्ट में निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास और समाजशास्त्र के बीच के संबंध की चर्चा कीजिए। चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इतिहास और समाजशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या हैं? एक महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, ये दोनों मानव समाज और उसके विकास का अध्ययन करते हैं। दोनों ही, इतिहास और समाजशास्त्र। ये परिचय हो गया। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इतिहास के बारे में तो सिंपल है, आप लिख दोगे, ठीक है ना, अर्थ लिख दोगे कि इतिहास का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? समाजशास्त्र समाज में जो रहने वाले लोग हैं, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समाज में हो रहे बदलावों को जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र कहलाता है। इसका हो गया। इतिहास और समाजशास्त्र का संबंध आप इसमें लिखेंगे। किस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आप बढ़ा के लिखना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपने हिसाब से समझा के पॉइंट में लिखना है इसके बारे में। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों की जानकारी इतिहास से प्राप्त होती है, ठीक है। जो समाजशास्त्र है उसको समाज की जो बातें हैं वो इतिहास से प्राप्त होती हैं। वही इतिहास की घटनाओं को समझने में समाजशास्त्र सहायता करता है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में समानताएं क्या हैं? दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं। दोनों सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? इतिहास मुख्यतः अतीत की घटनाओं पर केंद्रित होता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक जीवन और उसके नियमों का अध्ययन करता है। और लास्ट में है निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति शब्द से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें, ठीक है ना। विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सबसे पहले परिचय लिखेंगे।
कैसे लिखेंगे कि संस्कृति मानव समाज की पहचान है। जो संस्कृति है वो पहचान किसकी है? मानव की पहचान है संस्कृति, ठीक है। यह व्यक्ति के जीवन, व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संस्कृति का अर्थ क्या है। इसलिए मैं इसका पेन चेंज कर देता हूँ, काफ़ी दिक्कत दे रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संस्कृति सीखी जाती है, ठीक है। तो संस्कृति सीखी कैसे जाती है? संस्कृति जन्मजात नहीं होती बल्कि व्यक्ति इसे समाज से सीखता है, ठीक है। ये संस्कृति जो होती है, ये संस्कृति जो है ये जन्मजात नहीं होती बल्कि व्यक्ति जो है व्यक्ति इसे समाज से सीखता है, ठीक है। व्यक्ति इसे समाज से सीखता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है, ठीक है ना। जो संस्कृति होती है ये किसी एक की नहीं होती बल्कि किसकी होती है? पूरे समाज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संस्कृति हस्तांतरित होती है। कैसे? संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, यानी कि बढ़ती है। भाषा और परंपराएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हस्तांतरित होती है मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे संस्कृति परिवर्तनशीलता होती है, यानी कि समय, तकनीक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है, ये स्थिर नहीं रहती है। अगला पॉइंट है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है, ये जीवन को व्यवस्थित बनाती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे संस्कृति के अन्य विशेषताएं क्या हैं। संस्कृति आदर्शात्मक होती है, अनुकूलनशील होती है और निरंतर विकास होने वाली होती है। ये समाज को दिशा प्रदान करती है। ये आपके पॉइंट हो गए विशेषताओं के। और फिर नेक्स्ट आता है निष्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो लिखना है। कैसे लिखेंगे कि समाज समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। समाज जो है, समाज है ये बदलता रहता है, ठीक है। जाहिर सी बात है समय के साथ बदलता है। सामाजिक संरचना, संस्थाओं और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, संबंधों और संस्थाओं में होने वाले बदलाव से। ये परिवर्तन धीरे धीरे या तेजी से हो सकते हैं, ठीक है। तो समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है हमारा? समाज की रचना, मूल्य, संबंधों और संस्थाओं में होने वाले बदलाव को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है जो बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। ये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारणों से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है परिवार पर प्रभाव कैसा पड़ता है इसका। सामाजिक परिवर्तन के कारण परिवार की संरचना और कार्यों में बदलाव आता है, ठीक है। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार का चलन बढ़ा है, ठीक है। शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ता है। नई तकनीक और आधुनिक विचारों ने शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया है। क्या है यहाँ पे कि नई तकनीक आ गई है, इसमें नई तकनीक, नई सोच। इससे क्या होता है कि शिक्षा पर फर्क पड़ता है, शिक्षा में बदलाव आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए और इससे लोगों के जीवन स्तर पर परिवर्तन आया। राजनीति पर प्रभाव कैसे पड़ा। सामाजिक परिवर्तन ने लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया। लोग जागरूक हुए, लोगों को पता चला कि कैसे कहते हैं चीज़ें होती हैं, चीज़ें काम करती हैं, तो लोगों की राजनीतिक भागीदारी में भी वृद्धि होने लगी। संस्कृति पर प्रभाव क्या हुआ कि नई जीवन शैलियों और तकनीकों के कारण संस्कृतियों, मूल्यों और परंपराओं में बदलाव आया। इसके साथ ही संस्कृति आदान प्रदान भी बढ़ा, यानी कि जो जैसे मान लो हमारी संस्कृति है, दूसरी संस्कृति के लोग हमारे यहाँ आए तो उनकी संस्कृति को हमने जाना, हमारी संस्कृति को उनने जाना, तो संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ इससे। और लास्ट में निष्कर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 सामाजिक समूह क्या है। सामाजिक समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये तो हमें पता है, और वह विभिन्न समूहों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, ये भी हमें पता है। सामाजिक समूह समाज की मूल इकाई मानी जाती है, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। तो ये सब हमें पता है, हमने ऊपर क्वेश्चंस में पढ़े। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सामाजिक समूह का अर्थ क्या है।
सामाजिक समूह का सिंपल सा अर्थ है उन व्यक्तियों का समूह जिनके बीच नियमित सामाजिक संबंध है और पारस्परिक संपर्क होता है और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वही सामाजिक समूह कहलाते हैं। अगला है सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या हैं। सामाजिक समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। इनमें सहयोग, पारस्परिक संबंध और इनका क्या होता है, साझा उद्देश्य होते हैं एक दूसरे के, यही इसकी विशेषताएं हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। परिवार और मित्र मंडली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, प्राथमिक समूह हमारा ये होता है कि हमारा परिवार और मित्र मंडली ये हमारा प्राथमिक समूह है। द्वितीयक समूह हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि द्वितीयक समूह हमें बड़े और औपचारिक होते हैं। इनमें संबंधित व्यक्तिगत की अपेक्षा कार्य और उद्देश्य पर आधारित होते हैं, यानी कि हम जहाँ काम करते हैं वो हमारा द्वितीयक समूह कहला जाता है। औपचारिक समूह निश्चित नियमों और संरचना के आधार पर कार्य करते हैं। विद्यालय, कार्यालय और सरकारी संस्थाएं इसके उदाहरण हैं। अनौपचारिक समूह स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इनमें मित्रता और व्यक्तिगत संबंधों का अधिक महत्व होता है, जिनसे हमारी बातचीत बढ़ जाती है। और लास्ट में आता है सामाजिक समूहों का महत्व क्यों है। सामाजिक समूह व्यक्तित्व के समाजीकरण, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंसान जो है या मानव जो है वो समूह में रहना पसंद करता है हमेशा से। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक संगठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो करते हैं कि जैसे परिचय लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि हमारा समाज विभिन्न संगठनों से मिलकर बना है। ये संगठन सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। सिंपल सा है, क्वेश्चन में ही आंसर है। आप इसी को सामाजिक संगठन के विभिन्न प्रकार बताइए। सबसे पहले हमें सामाजिक संगठन के बारे में बताना है कि समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। ठीक है, उन्हीं संगठनों की वजह से हमारा समाज चलता रहता है, व्यवस्थित रहता है और नियंत्रण करने में सहायता करता है। सामाजिक संगठन का अर्थ क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में सब करते हैं कि सामाजिक संगठन उन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को कहा जाता है जो समाज के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। ठीक है ना, जो संगठन है जो समाज में जो कार्य होते हैं उनको चलाने का काम करता है कौन, सामाजिक संगठन करता है। पारिवारिक संगठन, हमारी ज़िंदगी में पहला तो परिवार संगठन होता है। परिवार समाज का सबसे प्राचीन और मूल संगठन है। यह सामाजिकरण, सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है। ये भी एक तरह का संगठन ही तो है परिवार हमारा जो है। ठीक है, आर्थिक संगठन यानी कि आय वाला संगठन। आर्थिक संगठन उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित कार्य करते हैं। ये लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है, यानी कि अगर मुझे कमाना है तो आर्थिक संगठन ही मेरा काम कर सकता है। राजनीतिक संगठन, अब राजनीतिक संगठन समाज में शासन और कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। राज्य और सरकार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जो राज्य और सरकार जो है वो क्या है, एक तरह का राजनीतिक संगठन है। धार्मिक संगठन लोगों को नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देते हैं। अगला है शैक्षिक संगठन। अगर मुझे शिक्षा चाहिए तो मुझे शैक्षिक संगठन के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जैसे संगठन शिक्षा प्रदान करते हैं। सामाजिक संगठन का महत्व क्या है। सामाजिक संगठन समाज में व्यवस्था, सहयोग और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं, चर्चा कीजिए। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन या परिचय कि संस्कृति अनेक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, संस्कृति जो है अनेक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व समाज के व्यवहार और जीवन शैली को दिशा प्रदान करते हैं। ये क्या देते हैं, ये समाज को दिशा प्रदान करते हैं। संस्कृति के मूल तत्व का अर्थ क्या है। संस्कृति के मूल तत्व वे आधारभूत घटक हैं जिनसे किसी समाज की संस्कृति का निर्माण होता है। यही संस्कृति के मूल तत्व होते हैं। मूल्य, वैल्यूज़ क्या है कि मूल्य समाज में सही और गलत के मानक निर्धारक करते हैं। ठीक है ना, जो मूल्य होते हैं, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो सही और गलत बताते हैं। ठीक है ना, बताते हैं। मानदंड क्या होता है, ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं। मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियम होते हैं। इनके पालन से सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। विश्वास, बिलीव्स जो हमारे होते हैं कि विश्वास उन धारणाओं को कहते हैं जिन्हें समाज सत्य मानता है। ये लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है, जो लोगों को जीवन जीने में आसानी रहती है। भाषा, लैंग्वेज, भाषा विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। ये संस्कृति के संरक्षण और प्रसार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्रतीक, सिंबल्स की भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतीक किसी विशेष अर्थ या विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और धार्मिक चिन्ह इसके उदाहरण हैं। परंपराएं एवं रीति रिवाज, परंपराएं और रीति रिवाज समाज के सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों से जुड़े सामान्य मुद्दों की
जांच कीजिए। समाजशास्त्र देखो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में लिखना होगा अगर हमें कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों मानव जीवन और समाज से संबंधित विषय हैं। देखो अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है, मानव जीवन से जुड़े कहते हैं चीज़ों को जो है वो जुड़ा हुआ है। कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं दोनों के अध्ययन का विषय होती हैं, है ना। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध क्या है कि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र अनेक सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करता है, ठीक है ना। जो अर्थशास्त्र है ये करता है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, और समाजशास्त्र तो समाज का करता है। गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। इसका प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर भी बढ़ता है। अगर समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन अच्छा नहीं है तो आर्थिक तंगी तो आएगी आएगी, उसका सामाजिक जो जीवन है वो भी खराब हो जाएगा। बेरोजगारी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करती है। इसके साथ ही ये सामाजिक तनाव और असुरक्षा को भी बढ़ाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बातें। आर्थिक असमानता, समाज में आय और संसाधनों का असमान वितरण आर्थिक असमानता कहलाता है। इससे समाज विभाजन और असंतोष बढ़ सकता है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव रोजगार, शिक्षा और संसाधनों पर पड़ता है। जनसंख्या को ऊपर तो आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो। विकास में आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक कल्याण भी शामिल होता है। दोनों विषय विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। दोनों का साथ में विकास होना चाहिए, एक का होगा तो बात नहीं बनेगी। सामाजिक एवं आर्थिक समस्या, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इनके समाधान के लिए संयुक्त प्रयास आवश्यक है। और लास्ट में है निष्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान विषय के क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र की प्रारंभिकता की चर्चा कीजिए। सबसे पहले वही आपको इंट्रो देना है, यानी इंट्रोडक्शन। समाजशास्त्र आधुनिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है ना। आधुनिक सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है कौन? समाजशास्त्र। इसका विकास समाज में हुए बड़ी परिवर्तनों का परिणाम स्वरूप है। समाजशास्त्र का अर्थ देखो हमने ऊपर पढ़ा था, तो मैं इसे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है ये। कि जो समाजशास्त्र है उसमें क्या होता है, लोगों के जो संबंध होते हैं, लोगों की समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि क्या है? यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने समाजशास्त्र के विकास की आधार भूमि तैयार की, ठीक है ना। यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से समाजशास्त्र का विकास हुआ। इससे समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता बढ़ी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा समाजशास्त्र के ऊपर? देखो औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन, रोजगार और सामाजिक जीवन में बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों ने समाजशास्त्र के विकास को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जो आज़ादी के लिए हुई थी, अराजकता को हटाने के लिए हुई थी। कि फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया। इससे सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए। नागरिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन क्या है? कि शहरों के विकास और जनसंख्या वृद्धि से नई सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई, है ना। शहरों के विकास से क्या हुआ और जनसंख्या वृद्धि से समस्या उत्पन्न हुई। समाजशास्त्र ने इन परिवर्तनों का अध्ययन भी किया। प्रमुख समाजशास्त्रियों का योगदान कैसे? जो शास्त्रीय थे, जो विद्वान थे, उनका योगदान कैसे था? कि ऑगस्ट, एमिली, कार्ल तथा मैक्स इन समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन कौन थे? ये जो थे कुछ कहते हैं फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इसमें समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ? समय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता गया। आज ये सामाजिक जीवन के लगभग सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, ठीक है ना। और लास्ट में है निष्कर्ष। तो यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप उस पर भी पूछ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है।